नमस्कार साथियों, स्विमिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछली कुछ कक्षाओं में हम मनुष्य के मुख्य तंत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में हम रक्त परिसंचरण तंत्र में जो है रक्त, हार्ट तथा बीपी, ईसीजी व रक्त समूह के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी में एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। इसके बारे में पढ़ते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसका कार्य क्या है, इसमें मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र पढ़ने के पहले मैं चाहता हूं आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बता दूं कि उत्सर्जन तंत्र का काम क्या है। कुछ उत्सर्जी पदार्थों के बारे में बता दूं कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। तो समझते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ पहले क्या होता है। हमारे शरीर में या मनुष्यों के शरीर में पाचन, श्वसन तथा अन्य जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अनावश्यक पदार्थ या हानिकारक पदार्थ बने होते हैं शरीर में, जो शरीर से बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे पदार्थों को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ हो गया। अब जिन अंग के द्वारा इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, इस अंग को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, या इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। एक बार पूरा समझ लीजिए कि उत्सर्जी पदार्थों को जिस अंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन में मुख्यतः 5 अंग होते हैं। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि वृक्क के अलावा और कितने उत्सर्जी अंग हैं, सभी का नाम लिखिए। तो हम समझते हैं पहले वृक्क को हम पहला हमारा उत्सर्जी अंग है वृक्क को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वृक्क के बारे में ही डिटेल से इस क्लास में पढ़ना है। दूसरा हमारा है फेफड़ा भी एक उत्सर्जी अंग है। जब हम आपको श्वसन के बारे में बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य जो हानिकारक गैसें होती हैं उनको बाहर निकालने का काम जो है फेफड़ा ही करता है। अगला हमारा क्या है, इसके साथ साथ फेफड़े के बाद जा लेते हैं, जो हमारे फेफड़े में बलगम ये इकट्ठा होता है उसको फेफड़े के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। जैसे जब हमें बलगम निकालना तो हम खांसते हैं तो फेफड़े के जैसे करते हैं तो फेफड़े के द्वारा ही क्या होता है बाहर निकाला जाता है। फेफड़ा बलगम को भी बाहर निकालने का काम करता है। अगला हमारा उत्सर्जी पदार्थ अंग है त्वचा क्या है? त्वचा, क्योंकि त्वचा जो होता है शरीर का क्या होता है, बाहरी आवरण होता है। ये शरीर को बाहर से रक्षा करता है, साथ साथ ये उत्सर्जी अंग का काम करता है। कैसे करता है? आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जब हम सफेद कपड़ा पहनते सुबह लेकर शाम तक, तो हमारे कपड़े पे क्या होता है, धब्बे के निशान पड़ जाते हैं, या कभी कभी कपड़े क्या होते हैं, पीलापन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे शरीर में अनावश्यक लवण होते हैं, क्या होते हैं, अनावश्यक लवण होते हैं, तो त्वचा क्या करता है, उसको पानी के साथ मिला करके या जल के साथ मिला करके उसको पसीना बनाता है। उस पसीने के रूप में क्या होता है, बाहर हो जाता है। एक चीज आप लोगों ने और अनुभव किया होगा कि जब हम नहाते हैं, जैसे हम नहा के बाहर गर्मियों के मौसम में जैसे हम नहा के बाथरूम से बाहर निकलते हैं, अगर इसके बाद तुरंत पसीना होता है तो देखते हैं हमारे शरीर पर तुरंत क्या होता है, तुरंत मैल जम जाती है। ये मैल कहाँ से आती है? क्योंकि हम तुरंत नहा के आए हैं, साबुन से नहा के हम बाहर बाथरूम निकले हैं और हमको पसीना हुआ और तुरंत क्या होता है, हम अगर अपने हाथ को थोड़ा सा इसे दबाते हैं क्या निकलता, मैल निकलता। क्यों निकलता? तो यही जो पसीना निकला तो जो शरीर में हमारे उत्सर्जी पदार्थ होता है वो पसीने के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगला हमारा उत्सर्जी पदार्थ है यकृत के बारे में हमने आपको एक पूरी क्लास के बारे में बताया था कि यकृत व आपको हमने अग्नाशय के बारे में बताया था, जिसमें यकृत क्या है, यकृत क्या होता है, पाचन ग्रंथियों के साथ साथ ये उत्सर्जी अंग भी होता है। कैसे उत्सर्जी अंग होता है कि यकृत क्या करता है, क्योंकि अमीनो अम्ल होता है, हमने बताया था कि अमीनो अम्ल वसा के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? अमीनो अम्ल। तो कुछ अनावश्यक जो अमीनो अम्ल इकट्ठा हो जाते हैं तो यकृत क्या करती है, वो ऐसे अमीनो अम्ल को क्या करती है, वो
यूरिया में बदल देती है। किसमें? यूरिया में बदल देती है और ये यूरिया शरीर से बाहर निकल जाता है। अर्थात यकृत का काम क्या होता है? अनावश्यक अमीनो अम्ल को या क्या करता है? यूरिया में बदल के उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अगला हमारा उत्सर्जी अंग है बड़ी आंत। पाचन में हमने बताया था कि पाचन में छोटी आंत के साथ साथ बड़ी भी आंत होती है। हमने भी बताया था कि बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, उसमें केवल जल का अवशोषण होता है। साथ ही बताया था कि अपचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं अर्थात जो पाचन के फलस्वरूप जो अपचित होते हैं वो कहाँ? बड़ी आंत में इकट्ठा होते हैं। और बड़ी आंत का आखिरी सिरा क्या होता है? मलाशय कहलाता है। और मलाशय के द्वारा गुदाद्वार जुड़ा होता है जो मल के रूप में शरीर से अपचित पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। समझ क्या बताया हमने कि जो बड़ी आंत होती है वो अपचित पदार्थ जो होता है जिसे हम मल कहते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हमने आपको चार बताया, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत, चारों के बताया। ये भी चार वृक्क के साथ साथ ये चार भी उत्सर्जी अंग होते हैं। अब हम एक उत्सर्जी अंग या उत्सर्जी तंत्र पढ़ने के पहले हम और समझ लेते हैं कि मतलब जंतु किस टाइप के होते हैं या जंतु में उत्सर्जन कैसे कैसे होता है और किस रूप में होता है। पहला है पादप में। पादप में जो पादप जैसे पेड़ पौधे हम कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो लासा देखना, चिपचिपा लासा होता है या जैसे हम गोंद कहते हैं। ये जो गोंद है या लासा है, गांधी आप लोगों ने सुना है, वो उत्सर्जी पदार्थ है जिसका हम अपने भोज्य पदार्थों में यूज करते हैं। तो लासा या गोंद पादपों का क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक होता है यूरियोटाइलिक। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक दो चार हमने लिखे हैं यूरियोटाइलिक, इसके बारे में पढ़ते हैं। यूरियोटाइलिक क्या होता है? ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं अर्थात उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जंतुओं को हम यूरियोटाइलिक कहते हैं। उसमें कौन आता? मनुष्य आते हैं, पशु आते हैं। अर्थात हम लोग जो है ये क्या है? यूरियोटाइलिक है। अगला है यूरिकोटाइलिक। क्या है? यूरिकोटाइलिक अर्थात ऐसे जंतु जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। किसका? पेशाब के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जंतुओं को हम यूरिकोटाइलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकोटाइलिक कहते हैं। उसमें क्या आते हैं? पक्षी आते हैं और सरीसृप आते हैं। अर्थात पक्षी और जो जंतु क्या है? रेंग के चलते हैं, ऐसे जंतुओं को सरीसृप कहा जाता है। तो ऐसे जंतु क्या होते हैं? यूरिकोटाइलिक होते हैं। अगला एक और देखिए अमोनोटाइलिक। ऐसे जीव जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जंतुओं को अमीनोटाइलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीनोटाइलिक जंतु कहा जाता है। कौन? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसमें क्या आता है? मछली है और कीट है। जितने भी मछली होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, वो पेशाब के रूप में किसका? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला एक है ग्वानोटाइलिक। क्या है? ग्वानोटाइलिक जंतु। ऐसे जंतु जो ग्वानीन का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जंतुओं को हम ग्वानोटाइलिक कहते हैं। उसमें एक जंतु आता है जिसको कहते हैं मकड़ी, स्पाइडर, जिसको कहते हैं मकड़ी। ये क्या होता है? ये ग्वानोटाइलिक होता है। तो ये जो चार हमने आपको बताए ये अति महत्वपूर्ण है। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर उत्सर्जी तंत्र से क्वेश्चन बनता है तो इसका जरूर बनेंगे। कौन? यूरिकोटाइलिक, फिर यूरियोटाइलिक, इसके बाद अमीनोटाइलिक और ग्वानोटाइलिक। तो अब इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट को मतलब जानने के लिए था। आज जो हमारा टॉपिक है ये है उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि हम आज उत्सर्जन तंत्र पढ़े हैं। बिना इनके, जितना हमने आपको बताया, बिना इसके पढ़े हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाता है हमारा वृक्क, जिसे हम कहते हैं किडनी, गुर्दा भी कहते हैं, शुद्ध भाषा में, जो गांव की भाषा में गुर्दा कहा जाता है। इसको किडनी कहते हैं, विज्ञान की भाषा में वृक्क कहते हैं, जो हमारे उदर गुहा में 2 सेम के आकार का होता है, जो है 4 से 5 इंच, कितना? 4 से लेकर के 5 इंच इतना ये लंबा होता है। कौन? ये जो क्या कहते हैं, ये किडनी जो होती है 4 से लेकर के 5 इंच
लंबी होती है, साथ ही साथ ये जो है 2 इंच क्या होता है, मोटा होता है। कौन? ये जो हमारी किडनी होती है 2 इंच मोटी होती है, और प्रत्येक किडनी का जो भार होता है 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम होता है। फिर समझ लीजिए, जो किडनी है हमारे उदर गुहा में जो है रीढ़ की हड्डी के पास 2 सेम के बीच के आकार की लगी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड से अनावश्यक पदार्थों को छानना, जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में होते हैं, जिनको छान के शरीर से बाहर करना। तो ये 4 से 5 इंच मोटी लंबी होती है। फिर समझ लीजिए, ये 4 से 5 इंच लंबी होती है, 2 इंच मोटी होती है, तथा प्रत्येक किडनी का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। आप समझते हैं कि उत्सर्जित तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र में सबसे पहले वृक्क, जिसको हम कहते हैं किडनी, भाग लेता है। मूत्र वाहिनियां होती हैं, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। कुल मिलाकर के 4 अंग होते हैं। वो हमारे उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। आप समझते हैं, ये जो दिखाई पड़ा है किडनी का सामान्य, मतलब एक किडनी का चित्र है। इसमें क्या होता है? जो किडनी होती है, मनुष्य का जो किडनी होती है, ये पेरियोटियम झिल्ली में स्थित है। इसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम पेरियोटियम झिल्ली कहते हैं। यहाँ ऊपर आपको दिखाई पड़ा है, ये एड्रिनल ग्रंथ होती है, एड्रिनल ग्रंथ होती है। जब हम ग्रंथ बढ़ाएंगे इसके बारे में पढ़ाएंगे, इसकी बड़ी भूमिका होती है हमारे शरीर में। इसके बाद इसमें रीनल धमनी क्या होती है? रीनल धमनी होती है। इसी के द्वारा ब्लड क्या होता है? हमारे किडनी में पहुंचता है। अब आप पीछे क्लास सोचिए, जब हमने आपको बताया था धमनी और शिराओं के बारे में बताया था, हमने ये बताया था कि धमनी का काम क्या होता है? हृदय के बाएं नीले से शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाना। तो उसमें रीनल धमनी जो किससे ये जुड़ी हुई होती है, जो है पृष्ठीय महाधमनी से। किससे? हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 250 धमनी पाई जाती हैं। धमनियों की संख्या कितनी होती है? 250 धमनी होती है। उसी में एक धमनी क्या होता है? पृष्ठीय धमनी महाधमनी होती है, जो कहाँ? हमारे वृक्क से जुड़ी होती है, और उसी वृक्क से रीनल नामक एक धमनी जुड़ी होती है, जो ब्लड को कहाँ? पहले धमनी में पहुंचाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, ये हमारी किडनी से मूत्र वाहिनियां जुड़ी होती हैं। मूत्र वाहिनी का काम क्या है? ये मतलब जो छानता है, किडनी जो ब्लड से जो अनावश्यक पदार्थों को छानता है, वो क्या होता है? वो मूत्र वाहिनियों के माध्यम से, ये मूत्राशय है, यहाँ पे इकट्ठा होती है। इधर आ चलते हैं। ये जिस प्रकार यहाँ से पृष्ठीय महाधमनी है, इसी प्रकार ये पश्च महाशिरा है। अब इसका काम क्या है? ये पश्च महाशिरा में क्या काम होता है? इसी के साथ एक रीनल शिरा भी जुड़ा होता है, जो नीले रंग का हम दिखा रहे हैं, ये पश्च महाशिरा है, और ये क्या है? रीनल शिरा होता है। इसका काम क्या है? छनने के बाद जो ब्लड होता है पुनः रीनल शिरा के द्वारा कहाँ? पश्च महाशिरा में पहुंचता है, जो पुनः कहाँ पहुंचा दिया जाता है? आपके सिर कहाँ पहुंचता है? हार्ट में। इसके बाद देखिए, अब हम समझते हैं किडनी की देखिए, ये मेडुला है। मेडुला जो होता है मिडिल में होता है, और इसके बाद क्या होता है? कार्टेक्स होता है। अब इसके बारे में हम बताते हैं मेडुला कार्टेक्स क्या होता है। इसके जहां पेशाब इकट्ठा होता है उसे मूत्राशय कहते हैं, और जिस भाग के द्वारा पेशाब बाहर जाता है उसे मूत्रांत कहते हैं। एक चीज और समझते हैं। अब जिस प्रकार से हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलने बना होता है, मतलब असंख्य कोशिकाओं से मिलने बना होता है, मकानों का निर्माण ईंटों से होता है, उसी प्रकार वृक्क का निर्माण क्या होता है? नेफ्रॉन, छोटी छोटी नलिका सम संरचनाएं होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। अभी हम आपको इसको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। क्या होता है कि जो एक वृक्क का निर्माण होता है छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा होता है, किसमें? मेडुला में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन एक स्वस्थ मनुष्य के या वृक्क में कितने? 1,30,000। कितना? 1,30,000 नेफ्रॉन होते हैं। कहने मतलब एक वृक्क का निर्माण
1,30,000 नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो नेफ्रॉन का ही काम होता है ब्लड का क्या करना, ब्लड को छानना। अब नेफ्रॉन की आकृति कैसे होती है, अभी मैं आपको बताता कि नेफ्रॉन की आकृति कैसे होती है, आखिर नेफ्रॉन में क्या क्या भाग होता है, किस प्रकार से ब्लड को छानता है, और ब्लड में क्या क्या वो छान लेता है, फिर क्या क्या उसमें से वो पुनः सोख लिया जाता है। इसके पहले समझ लेते हैं हमारा जो एक वृक्क होता है ये 24 घंटे में, कितने 24 घंटे में 24 घंटे में 1 से लेकर के 1.8 लीटर क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है। कितना, 1 से लेकर के 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण करता है। और इस मूत्र में, हमारे मूत्र जो होता है इसमें 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है तथा 2.5% क्या होता है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है। अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है। एक चीज समझते हैं, कभी कभी देखते हैं हमारे पेशाब का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो पीला जो होता है पेशाब हमारा, वो यूरोक्रोम के कहाँ होता है, यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ होता है, हमारे आरबीसी वाले रेड ब्लड कार्बन में यूरोक्रोम का निर्माण होता है। तो ये अब हम आपको आगे बताते हैं जो है कि नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है और नेफ्रॉन की कार्यविधि अर्थात पेशाब किस प्रकार से, ब्लड से पेशाब का निर्माण होता है। तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ब्लड में उत्सर्जित पदार्थों को छान लेना तथा जो लाभदायक पदार्थों को पुनः ब्लड में क्या करना, मिलाना होता है। अब इसकी संरचना एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है ये नेफ्रॉन है, ये इसका जो नीचे है हेनरी लूप है, जो कुंडलित है उसे हम हेनरी लूप कहते हैं। और इसका जो अग्रशिरा है जो एक प्याले के रूप की तरह इसकी संरचना है, जिसे हम कहते हैं बोमेन संपुट। इसके अंदरूनी भाग में केशिका गुच्छ होती है, जो केशिकाओं का ही समूह होता है। अनेक केशिकाएं क्या होती है आपस में, और इसके एक केशिका गुच्छ का निर्माण करती हैं, जो बोमेन संपुट का आंतरिक भाग होता है। और यहीं पे ब्लड क्या होता है, ब्लड को छाना जाता है। अब एक बात समझते हैं, तो नेफ्रॉन में उत्सर्जित पदार्थों या ब्लड को छानने की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। एक को कहते हैं निस्यंदन और दूसरे को कहते हैं पुनः अवशोषण, इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे ही ब्लड वृक्क के द्वारा कहां, हमारे जो है नेफ्रॉन में पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस होता है। उसमें क्या होता है, ब्लड के पहुंचते ही तो उसका क्या करता है, ये जो बोमेन संपुट होता है, ये ब्लड में जितने भी तत्व होते हैं, चाहे ग्लूकोज हुआ, विटामिन हुआ, खनिज हुआ, हार्मोन हुआ, तथा इसके साथ साथ क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थों की असर को सोख लेता है। क्या करता है, बोमेन संपुट सबको सोख लेता है। और सोखने के बाद क्या करता है, ये इसका जो बोमेन संपुट का गुच्छ होता है वहां इकट्ठा कर देता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब यहां इकट्ठा हो जाता है, अब यहां ब्लड पहुंचा, ब्लड में सब पोषक तत्व अगर यहां छान लिए जाएंगे तो ब्लड में क्या बचा, कुछ नहीं बचता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, पुनः इसकी जो नलिका, इसकी जो केशिकाएं होती हैं, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं, जहां इकट्ठा होता है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, उसमें जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको अलग कर दिया जाता है और पोषक तत्वों को पुनः कहां, इस जो है ब्लड में सोख लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं, डायलिसिस। आप लोगों ने सुना होगा डायलिसिस, या हिंदी में कहते हैं अपहरण। अपहरण क्या होता है इसको हम समझ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किडनी में इसके कोई व्याधि आ जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो उसका डॉक्टर क्या बताते हैं, डायलिसिस करने का। तो डायलिसिस क्या होता है, एक मशीन होती है, एकदम किडनी की संरचना या उसके नेफ्रॉन की संरचना मतलब कि कार्यविधि की तरह एक मशीन होती है। उसका काम क्या होता है, आपके शरीर का सारा ब्लड मशीन में जाता है। मशीन में जाने के बाद क्या कहता है, जो काम हमारी किडनी करती है अर्थात वृक्क का नेफ्रॉन करता है, वही काम मशीन करती है। ब्लड में जितने पोषक तत्व होते हैं, केवल प्रोटीन को छोड़कर जितने पोषक तत्व होते हैं सबको वो सोख लेता है। सोखने के बाद उसमें जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको अलग कर देता है, तथा फिर उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे हार्मोन हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया तथा खनिज हो गया, सबको पुनः ब्लड में जो है मिला देता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं
क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? हम कहते हैं डायलिसिस या अपवहन करते हैं। अगला है पुनर्वसोषण। तो वही जो निस्यंदन क्या किया, ये सबको छान लिया। जैसे यहाँ ब्लड पहुंचा बोमेन संपुट में, जितने ब्लड में पोषक तत्व होते सब वो क्या कहता है, सोख लेता है। इसकी कोशिकाओं में प्याले की समान संरचनाएं होती है, यहाँ क्या होता है, इकट्ठा होता है, और छानने के बाद जो इकट्ठा होता है उस द्रव को हम निस्यंद कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्यंद द्रव कहते हैं, अर्थात फिल्ट्रेटेड द्रव होता है। तो इसके बाद पूरा इसकी जो केशिका गुच्छ होती है वो क्या होता है, धीरे धीरे जो क्या करती है, जब पुनर्वसोषण प्रक्रिया होती है, यहां जब पहुंचती है उसकी जो केशिका गुच्छ होती है, धीरे धीरे उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो सोख ली जाती है, तथा उसका उत्सर्जित जो पदार्थ होता है पुनः जो हमने आपको बताया अभी वृक्क की जो मूत्र वाहिनियां होती है उसके द्वारा कहा मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, और पुनः मूत्रांध के द्वारा समय समय से क्या होता है वो बाहर कर दिया जाता है। एक चीज समझते हैं, जो हम मनुष्य जो होता है एक दिन में जो है वो 1 से लेकर 1.5 लीटर मूत्र का क्या होता है, जो मनुष्य की जो किडनी होती है 1 से लेकर के 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण करती है। हमने आपको अभी बताया पहले ही कि मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है, और 2.5% अनेक जो है मतलब उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया जो क्या होती है हमारे किडनी में संपन्न होती है। इस प्रकार से ब्लड में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है जैसे यूरिया, अमोनिया, अनावश्यक जो है खनिज लवण, जल जो होते हैं वो किडनी के द्वारा छान ले जाते हैं, और पुनः क्या होता है मूत्र वाहिनियों के द्वारा क्या होता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। एक चीज समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है, किडनी में क्या होता है, पथरी जाती है। तो किडनी में पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। कैल्शियम जब ऑक्सलेट अधिक हमारे किडनी में इकट्ठा होता है तो उसी को पथरी कहा जाता है। और तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, पूरी प्रक्रिया मानव का उत्सर्जन तंत्र है। आज के लिए इतना ही। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।